नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर व्यापार एवं पैसे से आय। आपको अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम व्यापार अथवा पेशे से आय। इंग्लिश में भी हिंदी में भी बता रहे हैं आपको। इंग्लिश में लिखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसे अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले ये क्या होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सबसे पहले आपको जानना है इनकम का थर्ड हेड है, आय का तीसरा शीर्षक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। 5 हेड होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। पांचों में आप तीसरा पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति होगा वह बिजनेस करेगा या उसका प्रोफेशन होगा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा या उसका प्रोफेशन होगा, उससे जो इनकम होगी उस इनकम में टैक्सेबल कितना होगा, मतलब कि कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। अभी टैक्स का कैलकुलेशन थोड़ी ना हम लोग करते हैं, अभी तो पता लगाते हैं कई रुपए पर टैक्स लगना है। टैक्स लगाएंगे बाद में, 5 हेड पढ़ेंगे, सेट ऑफ पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारे छूटे मिलती हैं, डिस्काउंट डिडक्शन मिलते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी कॉपी में लिखना है चैप्टर का नाम के आधार पे बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस का मतलब हिंदी में व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या होता है। व्यवसाय में ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में ट्रेड शामिल करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, व्यापार। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, निर्माण शामिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, साथ में ही उसका मतलब भी बताते चल रहे हैं। व्यापार का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, एडवेंचर का मतलब क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में ट्रेड। हिंदी में व्यापार किसे कहा जाता है। व्यापार का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है परचेज सेल्स। परचेज का मतलब होता है हिंदी में क्रय करो, विक्रय करो, अर्थात आयात करो, निर्यात करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो। ट्रेड का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीद लो, उसके बाद बेच दो, उसको कहते हैं ट्रेड। किसी भी वस्तु को परचेज कर लो, परचेज करने के बाद उसको सेल कर दो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रेड, व्यापार। इसे अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिए। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में इंपोर्ट कहते हैं, निर्यात को एक्सपोर्ट कहते हैं।
दूसरा नंबर आपको याद करना है, लिखना है इसे कॉमर्स। कॉमर्स किसे कहते हैं? कॉमर्स का मतलब होता है क्या? वाणिज्य हिंदी में। ये सब चीज़ें इसी में आएंगी। यहाँ से जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ही आती है। वाणिज्य में कहा गया है, वाणिज्य में व्यापार भी आता है। व्यापार का मतलब ट्रेड आता है। दूसरा नंबर कहा गया है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, टेलीफोन, बैंकिंग सेवाएं सभी आती हैं। बैंकिंग आता है, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, रोड के अलावा रेल, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण वगैरह सब आते हैं कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत। वो कॉमर्स किसे कहते हैं? प्रोडक्शन, उत्पादन से लेकर कहाँ तक? उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक की जो क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉमर्स, वाणिज्य। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर, मैन्युफैक्चरिंग होता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है, देखो भैया, निर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से लेकर के रॉ मटेरियल से उसको पक्के में तब्दील कर देना, निर्माण कहलाता है। जैसे हम लोग शर्ट पहने हैं तो ये पक्का है, इसके पहले जब इसका धागे से पहले ही कच्चा रहा, धागा रेसे से बनता है, वो तब क्या रहता है? कच्चा रहता है, रॉ रहता है। जैसे हम लोग चीनी देखे हो, चीनी का यूज पर डे होता है, सुबह शाम होता है, सबके घर में होता है। चीनी गन्ने से बनती है, गन्ना कच्चा है, उसकी पिराई वगैरह करके उसको पक्के में तब्दील किया जाता है, गुड़ ना, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। प्लास्टिक किससे बनती है? रसायन मिला करके प्लास्टिक बनती है। तो पहले कच्चा रहता है, फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है? पक्के में तब्दील करने का कष्ट किया जाता है, इसे कहते हैं निर्माण करना। कपड़े का एग्जाम्पल समझे नहीं भाई? पहले रेशा वगैरह सुनते हो कि किससे बनता है? किताब पहले किससे बनती है? पहले कहते हैं, लोग कहते हैं बांस की पत्ती लगती है, कूड़ा करकट सब मिला करके कापी किताब बनती है, ये सब समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं निर्माण। पक्के में तब्दील हो जाता है, फिर खराब हो जाएगा तो फिर कच्चा बन जाएगा, गला गुला करके फिर ताज़ा बना लिया जाएगा, ठीक है। अब आपको चौथा ध्यान देना है, ये सब समझने वाला टॉपिक है, एडवेंचर। एडवेंचर साहसिक। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक, हिंदी में एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। ध्यान दीजिए, जब कोई सामान बेचने के उद्देश्य से खरीद कर रख लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई माल, जब कोई सामान, जब कोई वस्तु, जिसे हम व्यापारी मान लीजिए, कपड़े वाले जो गर्मी में लगन में बिकना है, ठंडी में खरीद लेते हैं। ये भी बता दें आपको, हम जाते हैं एक लोग के यहाँ तो बताते हैं, भैया गुरुजी देखा इतना सामान खरीद के लाए हैं, बहुत सारा स्टॉक खरीद के ठंडी में रख लेते हैं, तो गर्मी वो का क्या बोलते हैं? एडवेंचर, साहस, साहसिक बोलते हैं। साहसिक का मतलब, उस साहस का मतलब होता है, एडवेंचर का मतलब होता है कि भैया घाटा हो सकता है, फायदा हो सकता है, दो ही पॉइंट है। ठंडी वाले का स्टॉक कब रखा जाता है? गर्मी में रखा जाता है, समझ रहे हो नहीं? इसको क्या बोला जाता है? एडवेंचर, साहस। क्रय विक्रय के उद्देश्य से जब गुड्स स्टॉक के रूप में रख लिया जाता है, उसे एडवेंचर या साहस बोला जाता है। लिखेंगे नहीं, इसको लिखना होगा, लिख लेगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? पेशा किसे कहते हैं? पेशा, पांचवा। प्रोफेशन, प्रोफेशन किसे कहा जाता है? पेशा। सुनते होंगे डॉक्टरी पेशा है, कहीं माँ पेशा है, वकीली पेशा है। जो कोई कार्य, जो कोई ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है, अध्ययन से, उसको पेशा कहते हैं। कैसे पेशा? जैसे हम हैं, हम फीस लेते हैं, ये माँ पेशा है, समझ रहे हो? जहाँ पर फीस लिया जाता है, आप हमको पैसा देते हो, सैलरी नहीं है, फीस है, इसको क्या बोलते हैं? पेशा। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, फीस देते हो, उसे क्या बोला जाता है? पेशा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद
पेशे के बाद क्या करना है आगे? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, याद रखना पड़ेगा, इतनी नाजुक बात है, छोटी बात है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंकेक्षक जिसे बोला जाता है, ये सब किस में आता है? ये सब आता है पेशे में आता है, ठीक है, पेशे में आता है, ठीक है। अब एक होता है 6ठा नंबर, वृत्ति। वृत्ति देखा बोलते हैं धंधा ना, जिसको क्या बोला जाता है? धंधा। वोकेशन, इन्हें सुनिए, वोकेशन, धंधा किसे कहते हैं? धंधा जैसे कोई नौटंकी नाच का कार्यक्रम चलाता है, उसे धंधा बोला जाता है, समझिएगा। नाचना, नृत्य, संगीत, लेखन कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, चोरी का करना, वो धंधा होता है। इससे भी पैसा लोग कमाते हैं, ठीक है, समझिए, इससे भी लोग पैसा कमाते हैं चोरी करके। चोरी करना धंधा होता है। नृत्य मतलब नाचना धंधा होता है। गाना जो गाते हैं, विरहा गाते हैं, कव्वाली जो गाते हैं, फिल्मी गीत, भोजपुरी गीत, जो लोग जो गाना गाते हैं उससे पैसा कमाते हैं, उसे धंधा बोला जाता है, वृत्ति बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कुछ अन्य चीजें हैं, उसको भी बता देते हैं। एक होता है एकीकरण, 7वां नंबर, एकीकरण, एमलगमेशन। अमलगमेशन बोला जाता है इंग्लिश में। अमलगमेशन का मतलब होता है जब कम से कम एक कंपनी दूसरी कंपनी के एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय के 75% से अधिक हिस्सेदारी को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि दो कंपनियां जब एक साथ मिल जाती हैं उसे अमलगमेशन बोला जाता है, एकीकरण। जैसे बोडा अलग थी, आइडिया अलग थी, इकट्ठा हो गई, वीआई बन गई, इसे क्या बोला जाता है? अमलगमेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर, आपको टॉपिक याद रखना पड़ेगा थोड़ा से, अविलयन या विभाजन। अविलयन या विभाजन। अविलयन या विभाजन में आप देखेंगे डेमेजर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी एग्रीमेंट के तहत, समझ रहे हैं, जब किसी एग्रीमेंट के तहत एक या एक से अधिक उपक्रम कंपनी या परिणामी कंपनी केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एक या एक से अधिक कंपनी को मिला लिया जाता है तो उसे बोला जाता है अविलयन कंपनी। परिणामी कंपनी जिस कंपनी का व्यवसाय हस्तांतरित, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अपने आप व्यवसाय को दूसरे में हस्तांतरित कर दे, उसे कहा जाता है डेमेंजर। इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आगे हम आपको महत्वपूर्ण, आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी इनकम कर योग्य होती है। आपको हेडिंग लिख लेना है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी में हेडिंग होगी व्यवसाय व पेशे के लाभ, शीर्षक के अंतर्गत
कर योग्य आय। आपको स्पष्ट तौर पर यहां हमें बताना है कि ऐसी कौन सी आय होती है जो व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। ये जो हेडिंग है अपनी, व्यवसाय व पेशे के लाभ के शीर्षक के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें कौन सी इनकम होती है जो टैक्सेबल होती है बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में। सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हिंदी में कहते हैं व्यापार अथवा पेशे से लाभ। पेशे से लाभ। व्यापार का मतलब, बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया वस्तुओं को खरीदना, वस्तुओं को बेचना खरीद करके ना। पेशा का मतलब बताया कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, अपनी सर्विस को देगा, उससे जो प्रॉफिट कमाएगा उसे कहां लेकर आएंगे, बिजनेस प्रोफेशन में लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई व्यापारी हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस करेंगे तो हमारे गुड्स की सेलिंग होगी, हमारे गुड्स की सेलिंग होगी, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग होगी। गुड्स व प्रोडक्ट की सेलिंग करने से हमारे पास इनकम आएगी। इनकम आने से इनकम का मतलब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो इसे इनकम कहा जाएगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, जैसे आप कभी पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जैसे आप कभी पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस के अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या लिखा जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में सेल लिखा जाता है ना, उसके अलावा सेल के अलावा डिस्काउंट लिखा जाता है। डिस्काउंट यदि रिसीव होता है तो क्रेडिट में, डेबिट में नहीं। अगर हमें कोई कमीशन मिलता है, हमें कोई रेंट मिलता है, कोई भी इनकम होती है, कोई गिफ्ट मिलती है, तो हमको कहाँ मिलते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में। तो वहां पर आपका ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो आपको ध्यान देना है। आगे आपको बताना चाहते हैं, अगला है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में दूसरी हेडिंग, दूसरा कहा गया है इनकम ऑफ ट्रेड। लिखिए इनकम ऑफ ट्रेड, ट्रेडर और प्रोफेशन एसोसिएशन। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हिंदी में कहते हैं व्यापारिक संघों की आय। ऐसा कोई व्यापारिक संघ है, इसका मतलब क्या होता है, जहां पर कई लोग मिलकर व्यापार करें, ठीक है, कोई सेवा प्रदान करें, कई सदस्य हों उसमें, उसको भी कहां लेकर आते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। इससे जो प्रॉफिट होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में टैक्सेबल होगा। उसके बाद तीसरा प्राइज रिसीव प्रोफेशनल प्लेयर, प्राइज रिसीव्ड प्रोफेशनल प्लेयर। प्रोफेशनल प्लेयर का मतलब होता है पेशेवर खिलाड़ी, समझिएगा। पेशेवर खिलाड़ी जैसे बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, उनका क्या होता है, क्रिकेट खेलना उनका पेशा है। क्रिकेट खेलना उनका पेशा है, उससे जो भी कमाई होगी, उससे जो भी फायदा होगा, उसको कहां लेकर आया जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। समझ रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, वॉलीबॉल फुटबॉल, उनका मात्र खेलने से पैसा कमाते हैं, उसको भी यहीं पर लाया जाएगा। मैंने केवल 3 लिखा, पहले आप 3 लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आपको अब बताना चाहते हैं 4th नंबर, अमाउंट रिसीव्ड एज कंपेंसेशन।
अमाउंट रिसीव्ड एज कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति से प्राप्त राशि। ध्यान दीजिएगा, समझिए, क्षतिपूर्ति किसे बोला जाता है? कंपनसेशन अंग्रेजी में। जैसे हमारे पास कोई एजेंसी है, समझिए, हमारी एजेंसी को कंपनी छीन ले रही है, किसी मतलब कि कंपनी खुद छीन रही है, मतलब कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं, तो कंपनी उसको छीनने के बदले कंपनसेशन देती है, क्षतिपूर्ति देती है, तो वो भी बिजनेस की आय कहलाती है। समझ रहे हो? कोई एजेंसी है, ठीक है, तो उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन लाया जाएगा। तीसरा नंबर के वो चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर लिखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कहा गया है विनियोगों के क्रय विक्रय से, हिंदी में कहेंगे विनियोगों के क्रय एवं विक्रय से लाभ या आय, कोई दिक्कत हो, समझिएगा। विनियोग किसे कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है? जैसे हम लोग कोई भी एसएससी, कोई भी करदाता विनियोग करता है, इन्वेस्ट करता है, प्रतिभूतियों में शेयर खरीदता है, डिवेंचर खरीदता है, बेचता है, उससे जो भी इनकम होगी उसे विनियोग कहा जाएगा। ठीक है, उससे जो भी इनकम होगी उसको क्या कहा जाएगा? विनियोग कहा जाएगा। उससे जो भी फायदा होगा वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 6 नंबर, कहा गया है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन में कहा गया है अभिगोपक, हिंदी में कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है अभिगोपक। अभिगोपक का मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं कोई अंश लेता है, समझिए, पर कोई कमीशन प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो अभिगोपन किसे कहते हैं? अंडर राइटर। अंडर राइटर वह व्यक्ति होता है जो शेयरों की खरीद बिक्री करता है लेकिन उसके बदले में कमीशन प्राप्त करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभिगोपक। लेकिन कमीशन यहां पर कर योग्य नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, भी ध्यान दीजिएगा, कमीशन नहीं कर योग्य है। इसमें कर योग्य है जब अभिगोपक किसी कंपनी के अंश खरीदता और बेचता है, समझिएगा। जैसे किसी को कमीशन मिलेगा वो यहां नहीं कर योग्य होगा, इनको जो अभिगोपक मिल रहा है कमीशन अदर सोर्सेज में होता है टैक्सेबल। लेकिन यही शेयर को खरीद ले और शेयर को बेच दे तो यहां पर टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। अगला होता है सैलरी। 7वां, सैलरी का मतलब क्या होता है? वेतन। सैलरी का मतलब वेतन। उसके बाद बोनस, कमीशन, सैलरी के बाद बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर। सबसे पहले जान लीजिए, किसी पार्टनरशिप में, किसी साझेदार में सैलरी, कमीशन, बोनस, ब्याज प्राप्त होती है तो वह इसी में कर योग्य होगी। जैसे आप पढ़े होंगे कभी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को सैलरी भी दिया जाता है, पार्टनर में पार्टनर को बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें दी जाती हैं, तो इसी शीर्षक में टैक्सेबल होगी, इसको आपको ध्यान देना है। तो आगे चलते हैं, मतलब आपको पहले समझ लेना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टैक्सेबल होता है। बाकी क्वेश्चन बड़े आसान हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। थ्योरी जानना जरूरी है, इसीलिए बताया जा रहा है थ्योरी भी। 8 नंबर कहता है प्रॉफिट फ्रॉम लीगल इलीगल। प्रॉफिट फ्रॉम लीगल का मतलब कानूनी फायदा, लीगल, उसके बाद एंड इलीगल, बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशन ध्यान देना है, कोई भी कानूनी बिजनेस हो, लिख लीजिएगा हिंदी में, कानूनी, गैर कानूनी, व्यवसाय व पेशे से लाभ, हिंदी में भी लिख देते हैं कानूनी
गैर कानूनी व्यवसाय व पेशे से लाभ, चाहे कानूनी हो व्यवसाय चाहे गैर कानूनी हो, उससे अगर कोई लाभ होता है तो उसको भी बिजनेस प्रोफेशन में लाया जाएगा। इसको भी ध्यान देना है आपको। अगला है 9th नंबर, प्रॉफिट फ्रॉम लिखा जा रहा है, आपको लिखना है प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टे के व्यापार से लाभ, सट्टे के व्यापार से लाभ। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सट्टा होता है, उससे कोई बिजनेस होता है, उससे कोई लाभ होता है, उसको भी कहाँ शामिल किया जाएगा? उसको भी शामिल किया जाएगा यहीं पर। कहाँ पर? व्यवसाय एवं पेशे में। सट्टा का मतलब होता है जिसे बहुत सारे लोग सोने में पैसा लगा देते हैं, चांदी में पैसा लगा देते हैं, हीरा जवाहरात मोती में पैसा लगा देते हैं, और इसका शेयर मार्केट घटता बढ़ता रहता है। वहाँ से जो कमाई होती है उसको सट्टे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसके बाद आपको हम आगे बताने का कार्य करते हैं। पहले इतना आप आगे लिख लेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। सट्टे के बाद आपको बताना चाहते हैं, लिख लीजिए लीगल बेनिफिशियल ऑनरशिप। क्या नंबर तक हुआ था? 9। 10 नंबर लिखिए। इंग्लिश में कहते हैं लीगल यानी कि वैधानिक और बेनिफिशियल ऑनरशिप। हिंदी में कहते हैं वैधानिक या लाभकारी स्वामित्व। यहाँ से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। जैसे व्यवसाय एवं पेशे के लाभों पर आयकर लगाने के उद्देश्य से व्यापारी कानूनी स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है, बल्कि लाभकारी मतलब कि कोई भी लाभ कमाओ, चाहे वैधानिक हो चाहे अवैधानिक हो, वो व्यवसाय एवं पेशे में कर योग्य होगा, उस पर टैक्सेबल लगेगा, उस पर टैक्स देने का उत्तरदायित्व बनेगा। उसके बाद आपको लिखना है 11th नंबर, एक एक करके, ठीक है। अगला है पिछले गत वर्ष में स्वीकृत कटौती के संबंध में प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं डिडक्शन अलाउड इन लास्ट प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा डिडक्शन जो पीछे छूट ली जा चुकी है लेकिन बाद में वो रिसीव हो जाती है, उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में बाद में टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। अगला है परक्यूसाइड रिसीव अंडर बिजनेस और प्रोफेशन। परक्यूसाइड्स रिसीव्ड अंडर बिजनेस और प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, परक्यूसाइड का मतलब क्या होता है? सुविधा। बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुविधा लेता है उसको भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में शामिल किया जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस लिखा जाएगा इनकम फ्रॉम सेलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन हाउस। आपको बताना चाहते हैं, हमारी बात ध्यान सुनेंगे तो हिंदी में भी लिख लीजिए। जैसे भूमि, कोई जमीन ली गई ना, भूमि पर मकान बनाया गया, मकान बनाने के बाद उसको बेच दिया गया, बेचने से जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत माना जाएगा उसको। जैसे हमने कोई जमीन लिया, भूमि पर मैंने निर्माण करवाया, निर्माण मतलब घर बनवाया, प्लाट, उसको फिर क्या किया? बेच दिया, सेल कर दिया, उससे जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत रखी जाएगी। अगला है इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। 40 नंबर,
इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात ना। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, निर्यात करने से कोई इनकम होती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इतना आप अपनी को आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर। आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग हमारे साथ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंप्यूट हम लोग कैसे करेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। टैक्सेबल का मतलब होता है कर योग्य, हिंदी में भी लिख देते हैं कर योग्य व्यवसाय एवं पेशे से आय। कर योग्य व्यवसाय एवं पेशे से आय, ये आपका चैप्टर में मैंने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पीछे बताए हैं, जिसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको बताएंगे यहां पर इसमें नियम कौन कौन से हैं। नियम आप लिखिए, टैक्सेबल अकाउंटिंग सिस्टम, बोला जाएगा लेखांकन पद्धति। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम के बाद आपको लिखना है अकाउंट्स प्रिपेयर बाय द असेसी, दूसरा नियम है। प्रिपेयर द असेसी मतलब कि करदाता द्वारा बनाए जाने वाले खाते, लिख लीजिए। कैसे अकाउंटिंग की जाती है? कोई भी बिजनेस होगा, कैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उस बिजनेस में। अकाउंटिंग के बहुत सारे सिस्टम हैं, तो यहाँ पर 3 सिस्टम आपको मिलेंगे। रिवीजन इन अकाउंट्स, रिवीजन इन अकाउंट्स में आपको लिख लेना है खातों में संशोधन। तीन नियम है, इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको आगे ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन पद्धति। लेखांकन पद्धति में आपको बताना चाहते हैं, पहला कैश सिस्टम, कैश सिस्टम, रोकड़ आधार। दूसरा आपको लिखना है नॉमिनल सिस्टम, नॉमिनल सिस्टम में
अवास्तविक आधार, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। हमें अगर हम कोई बिजनेसमैन है, कोई करदाता है, व्यवसाय करता है, तो क्या करता है, उसके पास 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है रोकड़ आधार, कोई भी, मतलब कि जहाँ जहाँ से बिजनेस में रोकड़ आती है उसको जोड़ लो। भाई हमको कोई हिसाब किताब करना हो, मान लीजिए हम व्यवसायी हैं, आप व्यवसायी हैं, हमको आपको कोई हिसाब किताब करना हो, तो हम लोग कौन सा नियम रखेंगे? हम कोचिंग पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारे पास जहाँ जहाँ से पैसा आवे उसको एक तरफ लिखो, जोड़ लो, और जहाँ जहाँ पैसा कोचिंग से संबंधित खर्चा हो घटा दो, बाकी जो बचेगा वो हमारी इनकम होगी। आप पढ़े होंगे कि नहीं कभी? भाई रोकड़ी आधार। एक होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अवास्तविक जिसे बोला जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान भी लीजिए, पढ़े होंगे तभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा इनकम टैक्स पढ़ने का आपको। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसे बनता है, प्रॉफिट लॉस ना। डेबिट में सभी खर्चे होते हैं, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्रेडिट में जैसे कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यानी कि सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में। डेबिट में क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम, यही सारी चीजें होती हैं दोनों में। तो यहां पर क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो एक सिस्टम ये होता है आपका अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम आप पढ़े हैं, रोकड़ी आधार और कौन सा आधार? पीएल वाला, लाभ हानि खाते वाला। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, दूसरा नंबर लिखिए और एक एक करके आप समझते चलिए। अगला दूसरा नंबर कहता है प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग कहते हैं खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग में कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप? पीएल अकाउंट बनाते हैं नहीं कभी? जो मैंने पीछे बताया, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। कोई भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। लिख लीजिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ बनता है? बिजनेस में। बिजनेस मतलब जहां पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है, वहां क्या बनता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनता है? दूसरा इसी में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राप्ति भुगतान खाता। अगर आप 12th में पढ़े होंगे या 12th में ही ज़्यादातर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। कौन सा? अलाभकारी संस्थाओं के लेखे, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है, गैर व्यापारिक संस्था जिसे बोला जाता है, उसके लिए है। पीएल अकाउंट किसके लिए बनता है? बिजनेस के लिए। भाई हम सामान को खरीदते हैं, सामान को बेचते हैं, तो वहाँ पीएल अकाउंट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वहाँ बनता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्कूल होता है, गैर आप पढ़े होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई कॉलेज होता है, कोई स्कूल होता है, कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वो कौन सा अकाउंट रखता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तीसरा नंबर, सी नंबर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। रिसीप्ट एंड पेमेंट एक का बोलते हैं आय व्यय खाता, एक का बोलते हैं हिंदी में आय व्यय खाता, इसको क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता, इसको बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। इन्हीं 3 के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर में ना। भाई हिसाब किताब, हम अगर व्यवसायी हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट रखेंगे। अगर हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब क्या लगते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ लिखा जाता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वहाँ होता है जहाँ पर केवल नगद, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो वर्तमान वर्ष में, गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में
जहाँ जहाँ से पैसा आवे उसको रिसिप्ट में लिख लो, जहाँ जहाँ पैसा पेमेंट किया जाए उसको पेमेंट में लिख दो, उसको हम लोग वहाँ लिखते हैं। यही 3 है मेन, ठीक है, लेखांकन पद्धति में। अगला है रिवीजन इन अकाउंट्स। ध्यान देना है, आपको 3rd नंबर एंट्री पर विचार करना है, अमाउंट 3rd नंबर पे। रिवीजन इन अकाउंट, हिंदी में समझ लीजिए खातों में संशोधन। आराम से एकदम ऐसे लिख लीजिए, खातों में संशोधन। इसको समझिए आप हमारी बात को। अगर यह बात आप हमारी समझ गए तो पूरे क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसानी से। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग का एग्जांपल लीजिए इसे। हमारी बात समझिएगा, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक। पार्टिकुलर अमाउंट। यहां पर क्या लिखा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इसके पहले क्या बना रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके पहले आप पढ़े हैं ना, प्रॉफिट लॉस के पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। और यहां क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है कि नहीं। और यहां आप क्या लिखते हैं, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष व्यय। और यहां लिखते हैं क्या, बाई इनडायरेक्ट इनकम। ध्यान दीजिएगा, हमारा बिजनेस है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, एकदम प्यार से समझिए, एकदम आराम से समझिए, ताकि क्वेश्चन की बारीकियों को समझ में आ जाए आपको। और मैं दावा करता हूं एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, आपको रटा दूंगा इस चैप्टर का। आप समझिए, मान लीजिए हमारा बिजनेस है, मैंने प्रॉफिट लॉस बनाया ना, तो प्रॉफिट लॉस मैंने बनाया है और टैक्स निर्धारित कौन करता है, टैक्स का निर्धारण कौन करता है, कर अधिकारी करेगा, टैक्स का अधिकारी करेगा। तो जब वो हमारे पास आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारा नेट प्रॉफिट ऐसे पकड़ लेगा। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर प्रॉफिट लॉस के बेस पे क्वेश्चन दिया है तो आपको सबसे पहले निगाह आपकी आएगी नेट प्रॉफिट पर, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। और चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस में ऐसा कोई एक्सपेंसेस तो नहीं दिखा दिया गया जो ना दिखाया जाता हो। आप समझिए हमारी बात को भाई। अगर हम प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं अपने बिजनेस के संबंध में, कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट लॉस बना रहा है अपने बिजनेस के संबंध में, तो वो अपने बिजनेस से खर्चा लिखेगा डेबिट में ना, लिखेगा कि नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत लोग होशियार होते हैं, बहुत लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन उनके दिमाग को पकड़ने का, धराशाही करने का कार्य अकाउंटेंट को होता है। या अकाउंटेंट ज़्यादा दिमाग लगाता है तो टैक्स का जो अधिकारी होता है वो पकड़ लेता है नियम कानून के आधार पर। हमारा व्यवसाय है, थोड़ी देर के लिए मानिए कोई भी व्यवसाय है, हम ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। हम क्या किए हैं, व्यवसाय के खर्चे तो डेबिट में लिखे जाएंगे इनडायरेक्ट के, वो तो सही है, लेकिन हम क्या किए, हमने सोचा, हम अपने आप को बता रहे हैं, आप अपने आप को समझिए या किसी को समझ लीजिए। हमने दिमाग लगाया, अपने घरे सब्जी ले गए हैं, अपने घरे गेहूं खरीद के ले गए हैं, चावल खरीद के ले रहे, लाओ ही बिजनेस में दिखा दे ना। तो उस बिजनेस में आप कभी कभी पढ़ते होंगे, लिखा जाता होगा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब बताओ भैया, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तब वो कहाँ दिखा दिए बिजनेस में। गलत किए कि सही किए, गलत किए ना। जब बिजनेस में खर्चा दिखा दिया जाएगा घर का, तो फायदा हमारा कम हो जाएगा बिजनेस का, तो सरकार को घाटा लगेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको पकड़ेगा। अब घरे का खर्चा अगर आप बिजनेस में दिखा देंगे तो बिजनेस का फायदा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। अब घर का खर्चा मैंने यहां दिखा दिया, मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए फीस का पेमेंट कर दिया और फीस के पेमेंट को मैंने दिखा दिया व्यवसाय में ना। उसके अलावा फीस मैंने दिखा दिया, उसके अलावा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण कर लिया, ड्राइंग कर लिया, उसको भी पीएल के डेबिट में मैंने दिखा दिया, उसको भी मैंने पीएल के डेबिट में दिखा दिया। अब आप समझते चलिए, ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे व्यवसाय का नहीं है, हमारे घर का यानी कि व्यवसायी के घर का है, उसने पीएल के डेबिट में अगर दिखा दिया है तो इसका मतलब होता है उसका लाभ कम हो गया। लाभ कम हो गया तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स वाले अधिकारी काहे के लिए रखे गए हैं? वो पकड़ने के लिए रखे गए हैं कि वो चेक करते हैं इसमें ऐसा कोई खर्चा तो नहीं है जो पीएल के डेबिट में दिखा दिया गया हो। थोड़ी देर के लिए मानिए हम कोचिंग पढ़ाते हैं ना, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम बिजनेस कर रहे थे। हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हम कौन सा अकाउंट रखेंगे? चाहे रिसिप्ट अकाउंट रख ले, रिसिप्ट पेमेंट, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर, उतना समझ लीजिए, इतना ना रख लेंगे। तो हम अपने कोचिंग से रिलेटेड खर्चे को ही दिखा सकते हैं इसमें ना। अब बताओ, हम अपने घरे सब्जी ले गए, अपने लिए कपड़ा मैंने खरीदा, अपने घर मैंने घर बनवा लिया, तो हम क्या कहेंगे कि फीस इतनी मिली है, मैं घर बनवा दिए। तो हमारे घर का खर्चा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, हमारे घर का कपड़ा का खर्चा यहाँ नहीं लिखा जाएगा। हम रिश्तेदारी चले गए हैं, रिश्तेदारी में दे दिए गिफ्ट, लड़की की शादी में चले गए हैं, दहेजा लिखवा दिए हैं और कहेंगे कि हम व्यवसाय का खर्चा है, हमारे बिजनेस का नहीं माना जाएगा, वो व्यक्तिगत माना जाएगा। यानी कि ऐसे खर्चे जो अस्वीकृत हैं, डिसअलाउड हैं, मतलब आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते, अगर लिख दिया गया है तो उसका बाद में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के पीएल में क्या लिखा जा सकता है? केवल बिजनेस का खर्चा। समझ में आया कि नहीं? अब पता लगा हमारी कोचिंग है तो हमें में क्या लिख सकते हैं? हम कमरे का किराया लिख सकते हैं, बिजली का बिल लिख सकते हैं, मार्कर का लिख सकते हैं, मोबाइल कोचिंग के संबंध में मोबाइल का अगर हम रिचार्ज कराते हैं कोचिंग के संबंध में व्यवसाय के उद्देश्य से तो हम उसका लिख सकते हैं ना। हम कुर्सी खरीदते हैं, उस पर डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं, मेज पर डिप्रिसिएशन, अपने सिस्टम पर, अपने इक्विपमेंट पर डिप्रिसिएशन लगा देंगे। वो हमारे बिजनेस का है, हमारे प्रोफेशन का पार्ट है तो स्वीकृत होगा। अगर पता लगा हम रिश्तेदारी वाला खर्चा यहाँ लिख दिए, घर बनवा लिए उसका खर्चा यहाँ लिख दिए, मोटरसाइकिल खरीद लिए उसका खर्चा यहाँ लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस का खर्चा लिखा जाएगा या प्रोफेशन का खर्चा लिखा जाएगा, इसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। समझ में आया नहीं? अब यहाँ इनडायरेक्ट इनकम की भी बात आती है। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब ऐसी इनकम से होता है, हम रिश्तेदारी गए हैं, वहाँ विदाई पाए, हम विदाई का मतलब गिफ्ट मिला हमको, कैसो भी मिला, और वो लाइक बिजनेस में दिखा दिए। अब बिजनेस का ये नहीं है, अगर हम दिखा दे रहे हैं तो भी तो गलत कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को सेट किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों को चेक किया जाता है, इन्हीं सब के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा, पहले मिलेगा प्रॉफिट लॉस के बेस पर, दूसरा टॉपिक मिलेगा किस पर? दूसरा टॉपिक मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस पर, तीसरा मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट के बेस पर। 3 मिलेगा। आपको ध्यान देना है आगे हम आपको बताना चाहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अस्वीकृत व्यय। हेडिंग अस्वीकृत व्यय का मतलब पेपर में आपसे पूछता है कुछ ऐसे डिसअलाउड एक्सपेंस बताइए, अस्वीकृत व्यय बताइए जो डिसअलाउड हो, अस्वीकृत हो। अस्वीकृत का मतलब होता है कि जिसे आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते, बिजनेस या प्रोफेशन में अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं, एक एक करके आप हमारे साथ लिखते चलिए ताकि कोई समस्या आपको ना हो। तो सबसे पहला लिखिए अमाउंट पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया।
अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भुगतान। अगर कोई पेमेंट किया जाता है इंडिया के बाहर, भारत के बाहर, तो उसे डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कहा जाता है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मतलब कि उसे आप पीएल के डेबिट में नहीं लिख सकते, अस्वीकृत होता है। इसको आपको ध्यान देना है ना। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में भी समझने को मिलेगा, लेकिन किताब में पहले अमाउंट पेड आउटसाइड इंडिया अंडर दिस हेड ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिए, अमाउंट पेड आउटसाइड इन इंडिया, ठीक है, ऑफ सैलरी, मतलब कि वेतन, मतलब भारत के बाहर अगर कोई भुगतान किया जाता है वेतन का, तो वो भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें टीडीएस काट के भुगतान किया जाता है, टीडीएस मतलब होता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर दी जाती है, मतलब उद्गम स्थान पर कर की कटौती, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जैसे इंडिया से बाहर कहीं पैसा भेजा जाएगा, उस पर टैक्स काटने के बाद अगर भेजा जाएगा तब लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टीडीएस नहीं कटा है तो अस्वीकृत होगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है तीसरा, पेमेंट टू रिलेटिव। अपने रिश्तेदार को, रिश्तेदार का मतलब भाई बहन ना, ससुराल वाले रिश्तेदार आप जानते ही हो। किसी रिश्तेदार को अगर कोई गिफ्ट देते हैं, समझिए, रिश्तेदार को कोई पेमेंट करते हैं, तो उसको भी पीएल के डेबिट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में नहीं लिख सकते हो, अस्वीकृत होता है। ध्यान दीजिएगा, 10-15 आपको याद होना चाहिए। फोर्थ नंबर आपको बताना चाहते हैं कैश पेमेंट। किसी को नकद भुगतान करते हैं आप, नकद भुगतान करते हैं, नकद अगर आप किसी को भुगतान करते हैं 10,000 रुपये से अधिक, समझिएगा, कहाँ, 10,000 से अधिक, इससे ज़्यादा करना है तो चेक वगैरह का प्रयोग करिए आप, तब भी क्या हो जाए, पीएल के डेबिट में आप नहीं लिख सकते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, नगद भुगतान करते हैं कहीं पर तो, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 5वां नंबर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घरेलू व्यय। घरेलू व्यय अगर आप भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब कि डिसअलाउड माना जाता है, ठीक है, डिसअलाउड माना जाता है। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ध्यान दीजिएगा, 6वां नंबर, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, मतलब कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, ग्रेच्युटी मतलब कि जो लोग नौकरी करते हैं किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में, जो लोग, उनको वेतन तो दिया ही जाता है, जो उनका पैसा कट कट के इकट्ठा रहता है, उसे ग्रेच्युटी बोला जाता है। इसका एक चैप्टर भी है। तो कोई ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाएगा तो वो भी, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट का मतलब नहीं है यहाँ पर, प्रोविजन मतलब है। प्रोविजन का मतलब होता है अभी पेमेंट किया जाएगा तो टैक्स मतलब एक्सेप्ट होगा, लेकिन प्रोविजन नहीं होगा। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है पैसा इकट्ठा कर लिया गया, अभी दिया नहीं गया है। उसके नंबर साम ध्यान देना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर कोई प्रोविजन किया जाता है या इनकम टैक्स अकेले ही होगा तो वो भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आएगा। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम आपको बेहतर तरीके से वहां पर एक एक पर फोकस करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद गैर कानूनी व्यय, हिंदी में लिख लीजिए, गैर कानूनी व्यय, इनलीगल जिसे बोलते हैं, इनलीगल एक्सपेंडिचर।
इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी अस्वीकृत व्यय होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9वां नंबर आप यहां लिख लीजिए, आगे बताते हैं, इतना लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है, क्या मैंने बताया आपको, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा, किसी बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो पूंजी पर ब्याज कमाने के लिए नहीं लगाया जाता, प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया जाता है। तो ये भी अगर पीएल के डेबिट में लिखा रहेगा तो अस्वीकृत होगा। भले हम लोग लिखते थे पहले, उससे नहीं मतलब है, इनकम टैक्स का अलग नियम है। वेल्थ टैक्स का मतलब क्या होता है, धन कर, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये भी क्या होता है, ये भी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट अगर कोई कराया जाता है, विज्ञापन, ये भी अस्वीकृत है। ध्यान दीजिएगा, सेमिनार, पंपलेट, विज्ञापन कर दिया गया व्यय, ये भी क्या होता है। ठीक है, डोनेशन, पहले सरकार को टैक्स चाहिए, उसके बाद डोनेशन मतलब दान दीजिए, सरकार का नियम है डोनेशन। ठीक है, और अगले बात पेनाल्टी मतलब अर्थदंड। अगर आपकी गलती के कारण अर्थदंड आप दे रहे हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, टैक्सेबल में नहीं रखा जाता है, उसको भी अस्वीकृत में रखा जाता है। उसके बाद ड्राइंग मतलब होता है आहरण, समझ रहे हैं, आहरण भी क्या होता है, अस्वीकृत व्यय है। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आपको लिखा दे रहे हैं। LIP एक क्या बोलते हैं, जीवन बीमा प्रीमियम। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय जीवन बीमा प्रीमियम किसका होता है, व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का मतलब होता है हमार तहार, जिसके अंदर जीव होता है, समझ रहे हैं। व्यवसाय का अग्नि बीमा प्रीमियम होता है, समझ रहे हैं। तो LIC या LIP किसे बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब जो किस्त देते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, इतना हो गया। गिफ्ट, ये तो पहले शायद बताया है। गिफ्ट अगर आप पीएल के डेबिट में लिखाए हैं तो भी क्या होता है, डिसअलाउड होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको यहां लिखा भी नहीं रहे हैं। अमाउंट पेड आउट ऑफ फंड, किसी फंड में पैसा पेमेंट किया जाता है वो डिसअलाउड होता है। तो वैसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर से आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, हिंदी में मैं समझा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट हिंदी व इंग्लिश मीडियम के इस वीडियो को देखेंगे सब के लिए आसान लैंग्वेज में हम यहाँ बताने का काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर विकास बिफोर डिडक्टिंग फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस 10 लाख रुपीस। मतलब कि मिस्टर विकास जी हैं 10 लाख रुपए की कमाई करते हैं बिफोर फैमिली प्लानिंग, मतलब कि परिवार नियोजन, ठीक है, का खर्च करने के बाद के पहले फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग, उसके बाद कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल कंपनी रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस एज्यूमिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन पर किया गया व्यय। ये क्या होता है भैया, कटौती योग्य होता है।
जैसे परिवार नियोजन पर किया गया वे जो होता है कटौती योग्य होता है फैमिली प्लानिंग। तो आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ, ठीक है, लिखना है आपको प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ 10 लाख रुपए का फायदा दिया गया है ना। फायदा कितने का दिया गया है? 10 लाख रुपए का। अब आप समझिए इसमें से फैमिली प्लानिंग का जो खर्च होता है, ध्यान दीजिएगा, फैमिली प्लानिंग का जो खर्च होता है लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग 5 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, 5 लाख रुपया आपको माइनस कर देना है। कितना बचेगा? 5 लाख बचेगा। मतलब अगर कोई परिवार नियोजन पर पैसा खर्च किया जाता है तो पे पूरा छूट मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर फैमिली प्लानिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब होता है पूंजीगत, हिंदी में बोला जाता है, आप समझते होंगे। इसमें से लेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग, लेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोला जाता है? ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंसेस जो एक बार किया जाए और उसको लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठाया जाए, उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार खर्चा करोगे तो इसमें आपको ध्यान देना है 35 लाख रुपया दिया, देखो ना क्वेश्चन में, देखो 35 लाख। अगर कोई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसकी छूट एक बार एक ही साल में नहीं मिलती। जैसे आप कोई गाड़ी खरीद लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी खरीद ली आप, तो उसका खर्चा एक साल में नहीं राइट ऑफ कर सकते आप ना, क्योंकि वो कैपिटल है, उसका यूज कई सालों तक होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे 5, 7 बचे 35, कितना बचेगा आपका? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया। लेकिन आप समझिए 7 लाख रुपया, इसका मतलब यहां पर आपका क्या आएगा? नील आएगा। क्या आएगा आपका? यहां पर आपका आएगा नील। नील का मतलब कुछ नहीं बचेगा आपका। अब क्वेश्चन में बोला है, ध्यान दीजिएगा 2 लाख माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और उसको भी मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मानिए भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोला जाता है मैंने बताया है, वैसे भी आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो। ऐसे खर्चे जो एक बार किया जाए उसका यूज कई सालों तक किया जाए। जैसे हमने व्हाइट बोर्ड हमारा है तो कई 21 साल के लिए है, कई साल चलेगा, तो इसको हम कै साल में राइट ऑफ कर सकते हैं? 5 साल में इसका पैसा घटा, मान लीजिए पुराना हो गया, पुराना हो गया, पुराना हो गया, 5 साल तक इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं ना। जैसे आप क्या करते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं या कोई प्लांट लगवाते हैं, मशीन खरीदते हैं, तो क्या वो 1 साल का होता है? कई साल का होता है, तो पे हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एज आ 20% डिप्रिसिएशन माना जा रहा है। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है, 1/5%। अब हमारा 2 लाख रुपया क्या बचा? 2 लाख दिखा भी देते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो 2 लाख, एक का बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। एक का मतलब क्या होता है? अनएब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है कि ऐसा डिप्रिसिएशन, देखो यहाँ पर हमारा इनकम एज आ 5 लाख बची थी, 7 लाख तक डिप्रिसिएशन अगर हो, हमारा डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 7 लाख।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई जो 1/5 कर रहे हैं 7 लाख है हमारा, 2 लाख अभी हम और कर सकते। अनएब्जॉर्ब्ड बोला जाता है। अनएब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं, पेपर में पूछता है, अशोधित हराश। ऐसा हराश जो इनकम में से घटा नहीं पाए। घटाया तो 5 लाख तक तो घट गया, 2 लाख नहीं घट पाया। जो नहीं घट पाया उसे बोला जाता है अशोधित हराश। पेपर में बहुत पूछता है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इंग्लिश में। ऐसा डिप्रिसिएशन जो हम इनकम में घटाए लेकिन अभी भी हमारा बचा है। कितना बचा हमारा? 2 लाख बचा है ना। समझ में आया? आगे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपया अदर सोर्सेज की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी के नीचे इसे लिखिएगा। कितना दिया भैया? 2 लाख दिया गया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना दिया है? 2 लाख दिया है। अब देखो भैया, आपको समझना है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन यहां नहीं घट पाया 2 लाख ना, यहां नहीं घट पाया, तो इसको आने वाले समय में घटाया जा सकता है, किसी में से भी लेस करेंगे। अशोधित अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन पेपर में पूछे कितना है? 2 लाख। पेपर में पूछे तो आपको स्पष्ट बता देना है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा डिप्रिसिएशन जिसको इनकम में से हम लोग माइनस नहीं कर पाए हैं, आने वाले समय में माइनस कर लेंगे, उसे बोला जाता है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम जो आपका आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम जो आएगा वो आपका नील आएगा। इसे लिख लीजिए। आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको 2nd नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम ऐसे बोल करके बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अपनी कॉपी में, आंसर भी आपकी बुक में दिया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल और नॉट। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत ऐसी खर्चे अलाउड हैं कि नहीं अलाउड हैं। यानी कि आप पीएल में दिखा सकते हैं या इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। और आंसर भी आपकी बुक में दिया है, मैं बोल भी दूंगा और आप समझ भी लेंगे। एक एक करके मैं पढ़ता हूँ, आप समझते चलिए। कह रहे हैं कमीशन 5000 रुपीज़ पेड टू ऑब्टेन ऑर्डर फॉर बिजनेस। आप समझिए, आप को बताइए कि बिजनेस में कमीशन किसी को पेमेंट किया गया है या ऑर्डर देने के लिए दिया गया है। भाई हमारा बिजनेस है तो हम अगर कमीशन देंगे किसी को, अलाउड एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा। आपको पता है पीएल के डेबिट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कमीशन दिखाया जाता है। भाई बिजनेस है, बिजनेस में कमीशन देना स्वाभाविक है, यानी कि अलाउड होगा। पहला आंसर आप चेक कर लेंगे तो अलाउड दिया होगा ए बे ना। पेनाल्टी 300 पेड टू कस्टम ऑफिशियल फॉर ट्रेडिंग इन। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि पेनाल्टी दिया। पेनाल्टी किसको दिया? पेनाल्टी दिया गया है कस्टम ऑफिसर को। ध्यान देना है, पेनाल्टी देखो आपकी गलती के कारण, पेनाल्टी आप अपनी गलती के कारण दे रहे हैं तो डिसअलाउड माना जाता है। बिजनेस में पेनाल्टी होती है लेकिन वो गलती आपकी है, कानून नियम का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आपको पेनाल्टी अर्थदंड देना पड़ेगा, तो डिसअलाउड होता है। इसको याद करके अपनी कॉपी में से लिख लीजिए। इसे पूछा गया, इसे हम बता दे रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं 3rd सी में कहता है लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टैक्स। भाई हमारा बिजनेस है,
या आपका बिजनेस है या किसी व्यक्ति का बिजनेस होगा, वो लीगल के लिए, लीगल का मतलब कानूनी, जैसे इनकम टैक्स के सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इनकम टैक्स का वकील होता है, उसको पैसा दिया गया। तो बिजनेस है, बिजनेस में भाई खर्चा माना जाएगा कि नहीं? बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाएगा, इसलिए अलाउड होगा। आगे आपको ध्यान देना है, बोनस गिवन ऑन होली। होली को अपने एम्प्लॉय को अगर आप बोनस देते हैं तो अलाउड खर्चा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा भाई ना, अलाउड होगा, ठीक है। बोनस दिया जाता है होली को, तो होली, दिवाली, ईद, बकरीद, दशहरा जो भी हो सब माना जाता है नए साल पर। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस गेस्ट हाउस, अब आप समझिएगा कौन सा कह रहा है, ई नंबर। ई क्या कहता है? मेंटेनेंस। अगर आपका गेस्ट हाउस का बिजनेस है तो उस पर अगर मेंटेनेंस अगर आप कराते हैं, रिपेयरिंग आप कराते हैं, तो खर्चा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? भाई रिपेयरिंग करवाएंगे तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो लोग हमारे उसमें आएंगे, अलाउड होगा। सब आंसर भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, केवल आपको अलाउड डिसअलाउड समझ लेना है, फिर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इन सब का काम लगेगा, और लिख भी लेना आपको अपनी कॉपी में। कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंसेस ऑफ, नहीं एफ देखिए, एक्सपेंसेस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट लोन ऑफ फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए अगर आपने लोन लिया है, समझिए एफ नंबर देखिए, बिजनेस के लिए अगर आपने लोन लिया है, लोन पर कोई खर्चा करते हैं, कोई ब्याज देते हैं, तो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपने लोन लिया है बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस अलाउड होगा कि नहीं अलाउड होगा? बताइए। हमारा बिजनेस है, मैंने लोन लिया, उस पर ब्याज देंगे, तो उसको पीएल के डेबिट में या इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखा सकते हैं, एक्सपेंडिचर में। आगे दिया गया है कॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस रिक्रिएशन रूम। ध्यान दीजिएगा, जी में क्या कह रहा है? कॉन्स्ट्रक्शन मतलब रूम बनवाया जा रहा है, समझिएगा। रूम बनवाने में, रूम रिपेयरिंग करवाने में अंतर होता है। रूम बनवाओगे तो उसका यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिप्रिसिएशन पर छूट मिलेगी, उसको आप खर्चा को डेबिट में नहीं लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। जिसका यूज कई सालों तक हो, ठीक है। और रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो मैं बता रहा हूँ, वो उस पर अगर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तब उसके लिए भी यही नियम लागू होगा। अगला है लम सम अमाउंट पेड एक्वायर टेक्निकल नॉलेज। हमारी बात समझिए, टेक्निकल नॉलेज आप समझते होंगे, टेक्निकल नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट पे मैंने बताया है क्या % डिप्रिसिएशन लगता है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज हासिल करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया 1 लाख रुपया खर्चा किया गया, तो 1 लाख रुपया का जो यूज होगा टेक्निकल नॉलेज को, उसको 25% टेक्निकल नॉलेज पर, पेटेंट पे, कॉपीराइट पे 25% डिप्रिसिएशन लगता है। तो डिसअलाउड लिखा होगा, देख लो क्वेश्चन में कौन सा है, यच ना। उसके बाद क्या गया है, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट परचेज। उधार आपने खरीदा, उस पर ब्याज लगा, अलाउड है कि डिसअलाउड है? भाई बिजनेस में उधार खरीदा जाता है, उस पर ब्याज देंगे तो अलाउड होगा, सीधी सी बात है, बिजनेस तो ये है। अगला है प्रोविजन फॉर ट्रेड टैक्स, डिसअलाउड लिखा होगा, देखो ना, जे में डिसअलाउड लिखा है। आप सोच रहे होंगे टैक्स तो दिया जाता है। देखो, एक होता है टैक्स को पेमेंट करना, व्यापार कर, जीएसटी मान लीजिए, आज के ज़माने में जीएसटी है ना, तो प्रोविजन अलग चीज़। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान करना, जेब में पैसा लिए हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रोविजन। जुगाड़ पानी किए हैं ना, कहते हैं नहीं, खर्च कर देंगे तब माना जाएगा प्रोविजन। समझ रहे हैं भैया, खर्च कर देंगे तब माना जाएगा क्या, प्रोविजन माना जाएगा। तो प्रोविजन डिसअलाउड है, देख लो डिसअलाउड लिखा होगा आंसर में ना। उसके बाद जे के में आइए, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंसेस हॉस्पिटल, अस्पताल बनवा रहे हैं, अस्पताल की बनवाई डिसअलाउड है, क्योंकि बड़ा पैसा खर्चा होगा, लंबा काम है इसमें। यम नंबर देखिए, पेंशन आई के बाद यल, पेंशन 5,000 रुपया। ध्यान दीजिए, पेंशन कितना खर्च कर रहे हैं, 5,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉई को।
ना। डिक्रीज एम्प्लॉय आउट ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कि पेंशन दिया जा रहा है तो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। अलाउड लिखा होगा, देख लो। डिसअलाउड, सुनो क्या लिखा है, विंडो ऑफ डिक्रीज एम्प्लॉय आउट ऑफ यूनिटी। ध्यान दीजिए, आई कहता है पेंशन 5,000 रुपया विंडो डिक्रीज, मतलब स्वेच्छा से दिए रहे हैं, कोई मर गया है कर्मचारी तो डिसअलाउड होगा, इसके लिए आप याद रखेंगे। उसके बाद यम पे आइए, यम पे एक्सपेंसेस सक्सेसफुल क्लेम। सुनिए, ट्रेडमार्क का कोई क्लेम कर दिया है, उसको यूज कर रहे थे आप, तो सक्सेसफुल देना पड़ रहा है तो इसे अलाउड माना जाता है। क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, इसमें बताना है अलाउड एक्सपेंडिचर है कि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है। आपके सामने उत्तर भी दिया गया है तो आपको समझा देते हैं। जैसा कि पहला कहता है ए, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर के ऊपर जो खर्च होता है वो बिजनेस का अलाउड एक्सपेंडिचर होता है कि डिसअलाउड होता है। भाई लेबर के कल्याण पर जो खर्च होगा वो क्या होगा, अलाउड एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा, अलाउड एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, पीएल के डेबिट में आप दिखा सकते हैं, इस पर कोई आपत्ति कोई नहीं कर सकता। पेनल्टी और फायर, पेनल्टी और फायर जो भी होता है वो डिसअलाउड होता है। पेनल्टी किसी करदाता की, किसी एसएससी की गलती के कारण लगती है, फाइन किसी करदाता की गलती के कारण लगती है। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय ना, तो इसमें आपको ध्यान देना है डिसअलाउड होता है। पहले टैक्स दे दो उसके बाद डोनेशन करो, डिसअलाउड होगा, इसको याद रखना आप लोग। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, कॉस्ट ऑफ पेटेंट भी क्या होता है, डिसअलाउड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पेटेंट पर जो डिप्रिसिएशन होता है उसकी छूट मिलती है, उसको पीएल के डेबिट में दिखा सकते हैं, वो भी 25%, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेटेंट डिसअलाउड है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ध्यान दीजिएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड दिया गया है, पेड किया गया है वियरर चेक से, वाहक चेक से। भैया विज्ञापन पर अगर कोई खर्च होगा कम मात्रा में होगा, अगर कहीं पर दे देगा बहुत बड़ी मात्रा में, लाखों में, या क्वेश्चन में अलग से दिया रहेगा राइट ऑफ करने के लिए, वो अलग बात होगी, वैसे अलाउड होता है। यहाँ पर ज़्यादा होता है तो उसको कई भागों में बांटा जाता है। फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट बिलोंगिंग पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ध्यान दीजिएगा, यफ क्या कहता है, फाइनेंशियल मतलब कि सहायता दी गई है स्टूडेंट को ना, आर्थिक सहायता दी गई है, तो क्या होगा, डिसअलाउड होगा। पहले टैक्स दे दो तो उसके बाद जो भी करना हो करो। कंट्रीब्यूशन, सॉरी जी, सब्सक्रिप्शन बिजनेस एसोसिएशन रिलेटेड टू बिजनेस, सब्सक्रिप्शन दिया गया है, दान दिया गया है बिजनेस एसोसिएशन को। ठीक है, बिजनेस एसोसिएशन को दान की दिया गया है, तो इसमें आपको ध्यान देना है बिजनेस एसोसिएशन जो होता है बिजनेस से रिलेटेड खर्च माना जाता है। बिजनेस में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो एसोसिएशन वाले ही काम देते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं काम देता है, तो इसलिए अलाउड होगा। कंट्रीब्यूशन स्टाफ वेलफेयर फंड, ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन स्टाफ वेलफेयर फंड, पहले टैक्स दे दो, ये डिसअलाउड होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। आगे मिलेगा क्वेश्चन तो वहां पर इन सब का बड़ा काम होगा। लॉस ड्यू चेंज इन एक्सचेंज रेट, ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज रेट बदलने के कारण आप बदल रहे हैं घाटे में तो आपकी कमी है। ठीक है, तो वैसे ये क्या होता है, अलाउड होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई बदली अदला बदली करने के कारण कोई कमी आती है तो अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम वाइफ, अपने वाइफ से, अपनी पत्नी से लोन लिए हैं बिजनेस करने के लिए, तो ये भी अलाउड होता है। भाई दूसरे से लेते, अपने पत्नी से लोन ले लिए। अगला है लोन गिवन टू रिलेटिव
विच कुड नॉट रिकवर्ड, ध्यान दीजिएगा, लोन दिया गया है, रिकवर नहीं हुआ है। लोन गिवन टू रिलेटिव, देखो बिजनेस में अगर आपने लोन दिया होता, अगर आपका पैसा डूब जाता, बैड डेप्ट हो जाता तो अलाउड होता। आपने रिलेटिव रिश्तेदार को दे दिया है, समझ रहे हैं, रिश्तेदार को आपने लोन दे दिया है और रिश्तेदार आपका लोन का पैसा नहीं वापस कर रहा है, तो रिश्तेदार वाला मामला रिश्तेदारी में समझिए, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, डिसअलाउड है। लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू बॉम्बिंग, बमबारी कहीं पर हो गई, कहीं पर कोई घटना हो गई, आग लग गई और स्टॉक खराब हो गया, यहाँ बमबारी की बात हो रही है, तो आपको ध्यान देना है, डिसअलाउड नहीं होता, अलाउड होता है। भाई बिजनेस है हमारा, बिजनेस में बमबारी कर दे रहा है कोई व्यक्ति, तो हानि हो रही है, तो अलाउड एक्सपेंडिचर होगा। इतना आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना चाहते हैं 3rd नंबर, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3rd नंबर कहता है, ये मैं यही बताना है अलाउड है कि डिसअलाउड है, स्वीकृत है कि अस्वीकृत है। इंग्लिश में कहता है एंड एक्सपेंडिचर 20,000 इनकर टुवर्ड, साइन बोर्ड लगवा रहे हैं। देखो भैया 20,000 रुपये का क्या कर रहे हैं, साइन बोर्ड लगा रहे हैं विज्ञापन हेतु। जैसे साइन बोर्ड किसे कहते हैं भाई, जो दुकान होती है आगे बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, बढ़िया से चमकता धमकता रहता है। तो देखो भैया जो साइन बोर्ड लगाया जाता है विज्ञापन के लिए, वो कई लिमिट जो होती है 1 साल नहीं होती, उसका यूज कई सालों तक किया जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साइन बोर्ड का पूरा 20,000 रुपया क्वेश्चन में कह रहे हैं खर्च कर रहे हैं, तो पूरा 20,000 रुपया डिसअलाउड होगा, ओके, डिप्रिसिएशन अलाउड होता है, इस याद रखिएगा। अगला कह रहे हैं अग्नि से हथिया नष्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड लॉस फायर अमाउंटिंग 12,000। आप समझिए भाई हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में स्टॉक रखा गया है, आग लग गई, आग लगने के कारण स्टॉक हमारा खराब हो गया, तो उससे जो हानि होगी, उससे जो लॉस होगा वो क्या होगा, अलाउड होगा। भाई हमारा बिजनेस है ना, आग लग गई तो क्या करें। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला है अमाउंट स्पेंट फॉर सक्सेसफुल स्वीट फाइल अगेंस्ट पर्सन ट्रेडमार्क ऑफ, ध्यान दीजिएगा, हमारा व्यापार चिन्ह किसी अन्य व्यक्ति ने यूज कर लिया और ऊपर हम मुकदमा ठोक दिए। जब हम मुकदमा ठोक दिए, हमारा व्यापार चिन्ह वो यूज कर रहा है, ट्रेडमार्क वो यूज कर रहा है, तो हमारा खर्चा हो रहा है, हम दूसरे थोड़ी यूज कर रहे हैं, हम अवैध काम थोड़ी कर रहे हैं, तो क्या है, अलाउड एक्सपेंसेस होगा, स्वीकृत व्यय होगा। समझ रहे हैं, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा चिन्ह है, हमारा नाम है, हमारे नाम का यूज अगला व्यक्ति कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम मुकदमा चला देंगे अपने बिजनेस को सेफ रखने के लिए, तो हमारा खर्च माना जाएगा, स्वीकृत होता है। अगला है अमाउंट कमीशन 1,200 रुपया पेड, 1,200 रुपये इन्होंने पेड किया है ऑर्डर रिसीव करने के लिए। बिजनेस है, बिजनेस में 1,200 खर्चा कर रहे हो, तो कहा ठीक है, अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा, अलाउड होगा, खर्च माना जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, अगला है 5वां, इंटरेस्ट पेड टू बैंक, 15,000 रुपया इंटरेस्ट पेड किया गया बैंक को डिविडेंड के लिए। लाभांश वितरित करने के लिए बैंक से लोन लिया गया है, वो पे 15,000 ब्याज चुकाए हैं। देखो भैया हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं, बहुत सारे लोग शेयर लेते हैं, हमारा हमको पैसा देते हैं, उससे हम बिजनेस करते हैं, उनको हम कुछ देंगे, तो हम लोन लेकर दे रहे हैं, बैंक से लोन लेके दे रहे हैं और ओवरड्राफ्ट लेकर दे रहे हैं, तो हमारा अलाउड एक्सपेंडिचर होगा, इसको याद रखना आप। बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा होगा वो तो ये में कुछ रटना थोड़ी ना है, वो अलाउड होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है डिसअलाउड होगा। आगे देखो, उसके बाद कह रहे हैं 18,000 रुपया इंटरटेनमेंट चुकाया इन्होंने, 18,000 रुपया क्या चुकाया है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन।
अपने ग्राहकों को मनोरंजन, अपने ग्राहकों को फिल्म दिखाना, टूर पर ले जाना ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, तो ये भी क्या होता है, अलाउड एक्सपेंडिचर होता है। डिसअलाउड नहीं होता, अलाउड होता है, इसको याद रखना। मनोरंजन नहीं को मनोरंजन कह करा रहे हैं, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। अगला है व्यापार के लिए एक ट्यूबवेल इन्होंने लगाई है, खुदाई पर 5,000 रुपया खर्चा किया है। ठीक है, पानी खराब अपर्याप्त होने के कारण बीच में ही खुदाई बंद कर दी गई। 5,000 रुपया ड्रिलिंग ट्यूबवेल फॉर बिजनेस। तो भैया क्या कह रहे हैं, 5,000 रुपया व्यापार के लिए ट्यूबवेल खुदाई पर 5,000 वे किए, पानी खराब अपर्याप्त होने के कारण खुदाई बीच में ही समाप्त कर दी गई, तो में अस्वीकृत होगा, ध्यान देना है। अगला है नेक्स्ट, डिसअलाउड होगा। अगला है नेक्स्ट, आबासा लिमिटेड कर्मचारियों के परिवार नियोजन के प्रोत्साहन पर 1 लाख पूंजीगत व्यय किए। समझिए, अभी परिवार नियोजन वाला पहला क्वेश्चन बताया मैंने, तो कितना पूंजीगत व्यय का छूट मिलती है, 1/5 की, 1/5 की छूट मिलती है। देखो आंसर दिया है। अगला है नेक्स्ट, एक बाहरी व्यक्ति अनुबंध का प्रलेख लिखने के लिए वकील को 2,000 रुपया फीस दी गई। ध्यान दीजिएगा, समझिए, 2,000 पेड फीस लॉयर। लॉयर जो फीस लेगा 2,000 रुपया, एक के दिन के लिए थोड़ी ना होता है। जो अनुबंध 1/5 उसके लिए भी छूट मिलेगी। समझ रहे हैं, 1/5। भाई कोई नियम कानून बन रहा है, एक दिन के लिए थोड़ी बन रहा है, लंबे समय के लिए बनता है। लंबे समय के लिए बनता है तो लंबे समय के लिए उसके हिसाब से व्यवस्था की जाती है। अगला है इनकम टैक्स। प्रीवियस ईयर में क्या कह रहे हैं, 20,000 रुपया इन्होंने खर्च किया है कनेक्शन विद द स्टैट्यूटरी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। इनकम टैक्स के लिए 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वैधानिक कार्यवाही पर। तो ये भी क्या होगा, एक्सेप्टेबल होता है, एक मतलब कि स्वीकृत होता है, अलाउड होता है। तो कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट आपको अपनी बुद्धिमत्ता से यूज करने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान देना है। अब 4th नंबर क्वेश्चन अपनी कॉपी में, 4th नंबर क्वेश्चन पर केवल समझिए, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 5वां से आपको शुरू है। क्वेश्चन हमारा कहता है 4th नंबर, पेनाल्टी पेड किया है कस्टम अथॉरिटी को। समझिएगा, पेनाल्टी पेड किया है कस्टम अथॉरिटी को। मैंने कहा पेनाल्टी अगर पेड करोगे कहीं पर भी तो गलती आपकी है, बिजनेसमैन की गलती है, तो क्या होगा, डिसअलाउड होगा। क्या होगा, डिसअलाउड होगा। अगला है, कह रहे हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर हु वेंट अमेरिका। अमेरिका गए हैं एक नई मशीन को खरीदने के संबंध में। समझिएगा, कोई नई मशीन लाओ खरीद करके, समझो, कोई नई मशीन लाओ खरीद कर लीजिए, उसका दाम चाहे जो भी हो, मशीन का यूज लंबे समय तक होता है तो पे डिप्रिसिएशन की छूट मिलती है ना। अगर आप गए एक मशीन खरीद के लाए, आपका कोई भी बिजनेस है, उस मशीन का दाम 1 लाख रुपया, आप कहते हैं 1 लाख रुपया आज खर्चा होगा। अरे भैया 1 लाख आज के लिए थोड़ी खर्चा हुआ है, वो का यूज कब तक करोगे आप, बहुत लंबे समय तक करोगे ना। तो उसका क्या होता है, डिप्रिसिएशन, छूट मिलती है उस पर। ये पूंजीकृत व्यय है, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसर है ना, तो ये डिसअलाउड होता है। देखो लिखा है अस्वीकृत है, पूंजीगत व्यय मतलब अस्वीकृत होता है। अगला क्या है, कॉस्ट इरेक्टिंग और मेडिकल, मतलब कि मेडिकल के लिए इन्होंने खर्च किया है, मेडिकल के लिए भवन बनाया है अपने कर्मचारियों को। मान लीजिए कहीं पर चोट चपेट लग जाए तो आपातकालीन स्थिति में भर्ती करके कि उनका इलाज किया जा सकते। बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग कौन सा खर्चा है, कैपिटल है कि नहीं, पूंजीगत है कि नहीं। बिल्डिंग का खर्चा जितना बिल्डिंग में पैसा लगेगा 2 लाख 4 लाख जो भी लगे, तो क्या कह दोगे, 1 दिन में खर्चा हो गया, 1 महीने में खर्चा हो गया। और ओके यूज करोगे कई साल तक, तो उसका कई साल तक हिसाब किताब होगा ना। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाइए ना, मोटरसाइकिल खरीदने जाओगे तो कहोगे आज 1 लाख खर्चा हो गई। 1 लाख आज के लिए नहीं, उसका 10 साल आगे यूज करेंगे, 10 साल तक उसका राइट ऑफ किया जाता है, नियम कानून जो होता है ना। तो ये भी क्या होता है, डिसअलाउड होता है।
ये टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए कोई MBA कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, तो पे जो पैसा खर्चा किया गया है तो का 21 साल खर्चा माना जाएगा। नॉलेज लिए हो तो उसको कई सालों तक क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। ये आपके थ्योरीज थे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो आपको बताना चाहते हैं आगे आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। रहीम प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस, ठीक है। रहीम का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके दिया गया है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दुकान से संबंधित है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप कभी फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तब भी ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस दिया गया है। प्रॉफिट लॉस में सैलरी एंड वेजेज, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, गिफ्ट टू रिलेटिव, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेप्ट रिजर्व, ऑडिट फीस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट में देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। केवल आपको इतना दिया है तो आपको हम स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए हमारे साथ में, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर, ठीक है, इनकम फ्रॉम, ठीक है, बिजनेस, वैसे बिजनेस ही है हमारा, एंड प्रोफेशन। उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष आपको लिख देना है। आपको बताना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आप पकड़ लेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 4,23,000। इसका इस क्वेश्चन में रूल्स लगेगा, एड डिस अलाउड एक्सपेंसेस। क्या रूल लगेगा? डिस अलाउड एक्सपेंसेस। आपको मैंने इसके पहले बताया है अच्छे से। आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट में देख लीजिए, ऐसा कोई खर्च, ऐसा कोई एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में लिख दिया गया है जो बिजनेस का नहीं है ना। घर का मैंने बताया डिसअलाउड का मतलब अस्वीकृत बोला जाता है। अस्वीकृत का मतलब होता है ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो बिजनेस का ना हो और उसे पीएल के डेबिट में लिख दिया गया हो। तो आपको बताना चाहते हैं, जैसे दिया गया है सैलरी एंड वेजेज, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना। बिजनेस का होता है कि नहीं होता? भाई हमारा बिजनेस है, दुकान है हमारी, हम अपने आप को मान रहे हैं, आप अपने आप को मान लीजिए। दुकान है तो वहां पर सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? भाई कर्मचारी रखे हैं, सैलरी देंगे।
वर्कर रखे हैं तो वेजेस देंगे। इफेक्ट है, एक खर्चा क्या है, फैक्ट है। पहली बात लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखा जाएगा, जो स्वीकृत है, जो अलाउड है, उससे कोई मतलब नहीं रखना, वो तो लिखा जाएगा। जो नहीं स्वीकृत है उससे मतलब रखना है आपको। दूसरे नंबर पर रेंट, अगर आपके पास या किसी व्यक्ति के पास दुकान है तो वहां पर रेंट देगा, स्वीकृत है कि नहीं है। हाउस होल्ड 1,64,000 रुपया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अच्छा बताओ, हाउस होल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, घरेलू व्यय ना, गृह व्यय, घरेलू व्यय। अब घरे पर खर्चा किए हैं उसको बिजनेस में दिखा दे रहे हैं, तो बिजनेस में दिखाना गलत है। अगर बिजनेस में दिखाना गलत है, यानी कि अगर बिजनेस के खर्चे में दिखा दे रहे हैं, तो इनका फायदा कम हो जा रहा है। फायदा कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम इनको देना पड़ेगा, लेकिन तो गलत है ना, डिसअलाउड है। मैंने बताया था इसके पहले आपको, गृह व्यय, घरेलू व्यय क्या होता है, डिसअलाउड होता है। डिसअलाउड को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। अभी इतना ऐड वाले में रखिए बस, ठीक है। अब बात आती है इनकम टैक्स। समझिए हमारी बात, आप बहुत सारे स्टूडेंट इनकम टैक्स में गलती कर जाएंगे। इनकम टैक्स जो होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। भाई हमारी इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा, दुकान वाली इनकम पर, दुकान जो होती है, दुकान पे सेल्स टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, समझ रहे हैं। तो इनकम टैक्स व्यक्ति पर लगता है, इसलिए इनकम टैक्स भी मैंने आपको बताया है डिसअलाउड है। ना बताया हो, ना याद हो तो याद कर लीजिए, पीएल के डेबिट में अगर इनकम टैक्स लिखा जा रहा है तो इनकम टैक्स की नजरिए से, इनकम टैक्स के नियम से पीएल में नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी व्यक्ति पर लगता है। अगर आप इनकम टैक्स की शुरुआती डिफिनेशन पढ़ेंगे तो व्यक्ति की कुल आय पर लगता है, और जीएसटी लगता है बिजनेस पे, सेल टैक्स लगता है बिजनेस पे, वैट लगता है बिजनेस पे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लीजिए इनकम टैक्स। कितना भैया इनकम टैक्स है, 1800 रुपया। अगला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। विज्ञापन भाई बिजनेस से बिजनेस में विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन मतलब कि जो अलाउड है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, उसको आपको छोड़ देना है, सही है कि नहीं। पोस्टेज एक्सपेंसेस, बिजनेस में पोस्टेज भी काम होता है, इसको भी आपको छोड़ देना है। अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिए हुए हैं। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। भाई हमारा बिजनेस है, बिजनेस अलग होता है, रिश्तेदारी अलग होता है। कहा नहीं गया है, व्यवहार हमसे है, रिश्तेदारी हमसे है, बिजनेस से थोड़ी ना है। तो क्या लिखा जाएगा, गिफ्ट टू रिलेटिव। डिसअलाउड है, समझ रहे हो। डिसअलाउड मतलब व्यवसाय में अगर दिखाया गया है तो वो भी गलत किया गया है। अगला है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। आप समझिएगा एक एक पॉइंट को। भाई हमारी दुकान है, दुकान का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है तो बिजनेस का खर्च माना जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जीव जंतु पर। जैसे हम जीव हैं, हम प्रीमियम जो कराए हैं, हम साल भर में जो बीमा भरते हैं वो व्यक्ति का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब, यानी कि फायर वाला तो लिखा जाएगा। अब आते हैं लाइफ पे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है गाय है, भैंस है, बकरी है, ये पे कौन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। और मनुष्य तो मेन है ना, मनुष्य क्या है, मेन है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है व्यक्तिगत है। प्रीमियम किसे बोला जाता है, जो साल भर की किस्त होती है उसे प्रीमियम बोला जाता है, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, LIP क्या है, डिसअलाउड है। कितना, 800 4200 है। फायर इंश्योरेंस दिखाया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिखाया जाएगा। समझ में आया। लाइफ इंश्योरेंस पीएल के डेबिट में नहीं दिखा रह जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति का है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं।
आगे कहा गया बैड डेप्ट रिजर्व। आप समझिएगा बैड डेप्ट रिजर्व का मतलब क्या होता है। देखो भैया, सही सही पैसा डूब जाए, अगर सही सही पैसा डूब जाए तो क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। रिजर्व का मतलब डूबा नहीं है, व्यवस्था की है, कौनो लेकर भागेगा तो उसको इसी में समेट दिया जाएगा। ठीक है, तो बैड डेप्ट रिजर्व क्या होता है, बैड डेप्ट रिजर्व होता है 1600 रुपया। समझ रहे हैं, बैड डेप्ट होगा तो पीएल के डेबिट में दिखा सकते हैं, रिजर्व, रिजर्व का मतलब पता नहीं डूबे कि ना डूबे तो नहीं दिखा सकते हैं, इसको आपको लिख लेना है। आगे आपको बताना चाहते हैं ऑडिट फी बिजनेस में दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती है। ऑडिट फी बिजनेस का खर्च माना जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो जो डिसअलाउड था उसको क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। पेपर में जब आपसे पूछ ले डिसअलाउड एक्सपेंडिचर के बारे में, डिसअलाउड खर्चों के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ पीछे ना पढ़े हो तो यहां से आपको याद हो जाएगा। हाउस होल्ड इनकम टैक्स, गिफ्ट टू रिलेटिव, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेप्ट रिजर्व क्या है, डिसअलाउड है। तो भैया ये सब जोड़ जाड़ लीजिए। 1,64,000 में 1800, 1800, 4200, 1600 जोड़ेंगे 1,73,400 आएगा। कितना आएगा, 1,73,400 आपका आएगा। इतना सबसे पहले आपको लिखना है। 1,04,23,000 में इतना, ये सब जोड़ लीजिए 1,00,000। ठीक है, हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, जोड़ लीजिए। अब आप जोड़ लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 5,96,400, 5,96,400। आपको बताना चाहते हैं आगे, आगे आप क्या करेंगे, आगे लेस किया जाएगा। क्या भाई, कुछ जोड़ा जाएगा तो कुछ घटाया भी जाएगा। डिसअलाउड इनकम, ऐसी इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से नहीं हुई है, लेकिन ऐसी इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से नहीं हुई है लेकिन पीएल के क्रेडिट में दिखा दी गई है। अब आप समझिए बिजनेस की इनकम क्या होती है। बिजनेस की इनकम होती है, क्रेडिट में दिखाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ना, इंटरेस्ट रिसीव दिखाया जाता है, कमीशन रिसीव दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, सारी चीज दिखाई जाती है। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं, देखो 550 रुपया गिफ्ट रिलेटिव, रिश्तेदार से गिफ्ट पाए हैं उसको दिखा रहे हैं। बिजनेस की इनकम थोड़ी ना होगी, रिश्तेदारी गए हो, विदाई पा गए अगर आप 550 रुपया, तो बिजनेस की इनकम थोड़ी है। तो उसको 550 रुपया आपको क्या कर लेना है, माइनस कर देना है। लेस करेंगे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, 550 रुपया आप माइनस कर लेंगे। आपका जो आंसर आएगा 5,95,850। देखिए माइनस करके बता देते हैं, माइनस किया 5,95,850, 5,95,850 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह क्वेश्चन समाप्त होता है। सबसे नीचे इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा गया है। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इस वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, मान लीजिए कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको टॉपिक पर ध्यान देना है। कहता है गिवन बिलो इज द प्रॉफिट लॉस मर्चेंट फॉर द एंडिंग ईयर। फायदा और घाटा दिया गया है, सब कुछ दिया गया है जो भी होगा। ओपनिंग स्टॉक आपके सामने प्रॉफिट लॉस बना करके दिया है, देखते चलिए। परचेज, वेजेज, ऑडिट फी, रिपेयर, हाउस प्रॉपर्टी, जर्नल चार्ज, कमीशन
फॉर राइजिंग लोन, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन अलाउड, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में आप देखेंगे सेल दिया है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको बताया एकदम स्पष्ट तौर पर। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद बताना चाहते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ऐसे डाल लीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस दिया होगा तो किसको पकड़ना है हमें? नेट प्रॉफिट को पकड़िए। क्वेश्चन में देखते चलिए, सबसे पहले किसको पकड़ेंगे हम? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसमें ऐड किया जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड ना हो, डिसअलाउड हो, अस्वीकृत हो। तो पीएल के डेबिट में देखिए ऐसा कौन सा है जो अस्वीकृत हो? ओपनिंग स्टॉक पीएल में दिखाया जाता है, चाहे ट्रेडिंग में मानिए चाहे पीएल में मानिए दिखाया जाता है। क्वेश्चन में देखते चलिए, परचेज दिखाया जाता है, वेजेज दिखाया जाता है, ऑडिट फी दिखाई जाती है, रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी। देखो इसके पहले हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग कहाँ दिखा रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग दिखा रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन में। ये तो सरासर अन्याय है ना। तो इसका मतलब ये डिसअलाउड है। रिपेयर ब्रैकेट में लिख दो HP। हाउस प्रॉपर्टी के रुपए की रिपेयर है? 4,04,000 रुपए का रिपेयर है। उसके बाद दिया गया जर्नल चार्ज दिखाया जाता है, कमीशन राइजिंग लोन दिखाया जाता है, बैड डेप्ट। देखो यही होता बैड डेप्ट रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट तो ना दिखाते, मतलब कि डिसअलाउड होता। बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट का मतलब दो वास्तव में डूब गया पैसा, ये दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? पीएल के डेबिट में। जो नहीं दिखाया जाना चाहिए उसको हम यहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिए कोई इनकम टैक्स का नियम कहता है आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ फायदा कमाएंगे, एक तरफ ब्याज पे लोनों लेंगे, मतलब कि लोन पर ब्याज भी लेंगे, अपनी पूंजी पर ब्याज भी लेंगे। नहीं होता ऐसा। हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ फायदा कमाएं और एक तरफ ब्याजों ले। तो नियम होता है इनकम टैक्स का, ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्वीकृत नहीं है, डिसअलाउड है। याद रखना, आप खुद अपने दिमाग से लगाइए। आपके पास पैसा हो मान लीजिए 10 लाख, आप बिजनेस करें। बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं आप? फायदा कमाने के लिए कि ब्याज कमाने के लिए? ब्याज कमाने के लिए कर रहे हैं तो ब्याज पैसा अपना रखिए बैंक में, पैसा अपना किसी को लोन दीजिए, तो सही है कि नहीं? वहां से ब्याज कमाइए। तो डिसअलाउड होता है। कुल मिलाकर समझे रहना बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मामला है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड 5,000 रुपया पहले सरकार को टैक्स दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूशन स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड मतलब कल्याण पर, श्रमिकों के कल्याण पर पहले टैक्स दो, उसके बाद कल्याण करो। सरकार ने रोका नहीं है किसी को। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैंने आपको क्या बताया? चाहे इनकम टैक्स हो चाहे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो, दोनों डिसअलाउड होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना? 21,000 डिसअलाउड होता है। डिप्रिसिएशन अलाउड लिखा ही है, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो क्या हुआ? जो जो डिसअलाउड है उसको हम पकड़ेंगे,
उसको जब पकड़ा गया, उसको जब ऐड किया जाएगा तो जोड़ लीजिए, 21 5 33,000 आएगा सब मिला करके ना, 33,000 जोड़ लीजिए भैया, 3,33,000। आपको बताना चाहते हैं लेस कर दो, लेस का मतलब घटा दो, घटा देंगे, क्या घटाएंगे? अब क्रेडिट देखो, पीएल का क्रेडिट में देख लीजिए, पीएल के क्रेडिट में देखो दिया गया है सेल, भैया पीएल के क्रेडिट में सेल दिखाया जाता है, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट पीएल के ट्रेडिंग पीएल एक बनाए इसमें। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला हुआ है इसको, हाउस प्रॉपर्टी में उसका कैलकुलेशन होगा, यहां थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब यहां की इनकम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी कितना? 30,000 रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। कहने का मतलब है ऐसी कोई इनकम जो डिसअलाउड हो, पीएल के डेबिट में लिख दी गई हो, उसको जोड़ लेते हैं। ऐसा कोई खर्चा, ऐसी कोई इनकम जो पीएल के क्रेडिट में हो, उसको लिख लेते हैं, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा कितना? 3,03,000 रुपया। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है बिजनेस इनकम। ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समाप्त होता है, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहे हैं। मैंने एक बार फिर बता देता हूं कि नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन कहता है मिस्टर रहीम प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्लॉथ की शॉप है भैया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके दिया गया है, पढ़ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत ना हो। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी एंड वेजेज, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, गिफ्ट टू रिलेटिव, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेप्ट रिजर्व, ऑडिट फी। उसके बाद आप क्रेडिट में आइए, नेट प्रॉफिट दिया ही है, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। तो कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डाल लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, आपको ध्यान देना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहला कार्य करिए, नेट प्रॉफिट पकड़ लीजिए। क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको बताना चाहते हैं 2,11,500। इतना आपको जानकारी होगी, इतना आपके समझ में आ जाएगा। पहले नेट प्रॉफिट पकड़िए। नेट प्रॉफिट के बाद मैंने आपको क्या बताया है? बताया है इसमें ऐड करिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड हो। डिसअलाउड का मतलब पीएल के डेबिट में नहीं दिखाना चाहिए, तब भी दिखा दिया गया है तो उसको जोड़ लिया जाएगा। सैलरी एंड वेजेज दिखाया जाता है, रेंट दिखाया जाता है, क्या नहीं दिखाया जाता? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। क्या नहीं दिखाया जाता भैया? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितना है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस? 72,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसको जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, पोस्टेज दिखाया जाता है, गिफ्ट टू रिलेटिव। गिफ्ट बिजनेस का खर्चा है, गिफ्ट बताइए। गिफ्ट टू रिलेटिव नहीं दिखाया जाता है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा नहीं है। कितना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? 5100। ध्यान दीजिएगा,
इनकम टैक्स भूल चुके हैं, इनकम टैक्स भी दिखा देते हैं। गिफ्ट टू रिलेटिव कितना है 900, इनकम टैक्स ऊपर है, इनकम टैक्स भी। अच्छा यही सेम क्वेश्चन अभी पीछे हमने बताया है, सेम है, अमाउंट बदला है, बस सेम वही रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, एपीएल के डेबिट में नहीं दिखाए जाने चाहिए, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को ऐड कर लिया जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा दिया गया है। उसके बाद देखो बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व कितने रुपए का भैया 800। ये क्या है, ये सब डिसअलाउड है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, और पेपर में जो थ्योरी पूछेगा ना तो पूछेगा बिजनेस मतलब कि अशुभकृत, बिजनेस प्रोफेशन में, व्यापार में अशुभकृत व्यय क्या होते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, समझ रहे हैं। इन सबको ऐड कर लीजिए, 7200 900 900 दो बार हुए 5100 और 800 79,700, इसको जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2,91,200। ठीक है, अब लेस क्या किया जाता है, लेस के लिए आपको बताना चाहते हैं इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल दिस हेड, हेडिंग डाल सकते हैं हम, इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल दिस हेड। ध्यान दियो भैया, ऐसी इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है फिर भी क्रेडिट में दिखाई गई है। देखो रिलेशन 275 रुपया गिफ्ट टू रिलेटिव, 275 रुपया गिफ्ट टू रिलेटिव, ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट टू रिलेटिव कितना 275 रुपया आपको माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे 2,90,925, 2,90,925, ये आपका आ जाएगा। सबसे नीचे देख लीजिए, मैंने लिखा 2,90,925, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां लिख लीजिए बिजनेस इनकम। ठीक है, यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा क्या, बिजनेस इनकम, इसको आपको ध्यान देना है, आपको लिख लेना है बिजनेस इनकम। आपको ध्यान देना है, इसे बोला जाता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मैं बार बार बता रहा हूं, जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा, ये भी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट पकड़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर क्या कर लेना है, डिसअलाउड एक्सपेंस को जोड़ देना है। ऐसी इनकम जो इस हेड की नहीं है फिर भी क्रेडिट में दिखा दी गई, समझ रहे हैं। तो लास्ट में क्या लिखा, 2,90,925। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आगे